हेलो बच्चों, आज हम लेकर के आए अपनी नई वीडियो जो कि आपके लिए है आपके 12th क्लास के सेकंड चैप्टर से, जिसका नाम है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट, यानी कि पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। ठीक है ना। तो उसमें हमारी सीरीज में चल रही है। पिछले कुछ दिनों से थोड़ा माफ़ी चाहेंगे, किसी चक्कर में फंस गए थे तो वीडियो नहीं बना पा रहे थे। अब कोशिश करेंगे लगातार आपको वीडियो दें। कुछ एक और दूसरी तरह की नोट्स वाली वीडियो भी बनाने की कोशिश करूँगा। तो आज से शुरू करते हैं भगवान का नाम लेकर के। थोड़ा हिम्मत करेंगे, मतलब हिम्मत जुटाने की थोड़ी नहीं हो रही थी हिम्मत हमसे, थोड़ा फंस गए थे कहीं कोरोना के चक्कर में। अब थोड़ा शुरू करेंगे, चीज़ें लाए हैं वापस से। तो आज हमारी वीडियो रहेगी परागण से। तो परागण आप देखिएगा ध्यान से क्या होता है। परागण आपका होता ये है कि जैसे हमने पीछे पढ़ा है कि हमारा नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों का निर्माण हो गया था। अब हम देखेंगे कि जो नर युग्मक था हमारा, उसको किस तरह से मादा युग्मक के पास लाया जाता है, यानी मेल गैमेट को फीमेल गैमेट से कैसे मिलाया जाए, कैसे उनको पहुंचाया जाए, तो उसको हम देखेंगे। वो आपका परागण में देखा जाता है। परागण का काम सीधा सीधा यही है कि नर युग्मक को किसी तरीके से ला करके मादा युग्मक के पास तक पहुंचाया जाए। ठीक है ना। तो उसका एक तरीका है परागण। परागण के तरीके, परागण के प्रकार आप इसी वीडियो में देखेंगे। ध्यान रखना, एनसीईआरटी से ही नीट की परीक्षा आती है, चाहे आप कुछ भी पढ़ते रहें, कहीं से पढ़ते रहें। एक एक लाइन, एक एक सवाल इस किताब से आएगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन कहाँ से किस किस तरह से पूछा जाता है। ठीक है ना। तभी आपकी परीक्षा पास होगी, इस बात का ध्यान रखना। चलिए तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये लिखा है पहले हेडिंग हमारा, जिसका नाम है परागण। क्या लिखा है? परागण। अंग्रेजी में भैया इसको कहते हैं पोलिनेशन। ये मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताता रहूँगा, शायद से आपको इसकी ज़रूरत पड़े। पोलिनेशन कहते हैं। तो यहाँ लिखा है कि पूर्ववर्ती भाग में आप पढ़ चुके हैं कि पुष्पीय पादपों में नर एवं मादा युग्मक क्रमशः परागण एवं भ्रूणकोश में पैदा होते हैं। तो ये कितनी खास बात लिखी है, आप इसका मतलब समझिएगा। यहाँ लिखा है कि परागण, आपको पता है ना परागण क्या होता है, परागकण क्या होता है। परागकण आता है नर युग्मोद्भिद होता है। नर युग्मोद्भिद, जिसे आप अंग्रेजी में कहते हो मेल गैमेटोफाइट। ठीक है ना, मेल गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट का मतलब वो पौधा जो आपका युग्मक बनाता हो। युग्मक बनाने वाले पौधे को हम गैमेटोफाइट कहते हैं। ठीक है ना, यानी युग्मोद्भिद कहलाता है। इसी तरह भ्रूणकोश जो है वो आपका क्या है, ये मादा युग्मोद्भिद है, ये आपको पता है। ठीक है ना, मादा युग्मोद्भिद। तो देखो दो चीजें हैं हमारे पास, इनके अंदर आपके युग्मक हैं। ये कह रहे हैं कि पहले हम पढ़ चुके हैं कि युग्मक कैसे बनते हैं इनके अंदर। चूंकि दोनों ही प्रकार के युग्मक अचल होते हैं, इस बात का ध्यान रखें। सवाल यहाँ से पूछा आएगा, बताइए कि भैया नॉन मोटाइल यानी ना चलने वाले युग्मक कहाँ पाए जाते हैं, तो यहाँ पाए जाते हैं दोनों ही। अतः निषेचन संपन्न होने के लिए दोनों को ही एक साथ लाना आवश्यक होता है। यह कैसे संपन्न हो, इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए परागण एक प्रक्रम है, ये हमने बताया अभी। पराग कणों पराग कोश से झड़ने के पश्चात का स्त्री केसर के वर्तिकाग्र के तक स्थानांतरण या संचारण को परागण कहा जाता है। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि आपके परागकण का उड़ करके किसी भी तरीके से, पानी से कोई जीव जंतु लेकर के उसको आपके स्टिग्मा तक पहुंचे। स्टिग्मा किसको कहते हैं, ये मान लीजिए आपका क्या है, ये वर्तिकाग्र, यहाँ तक पहुंचाना होता है उसको ना। वो नीचे आपके इसमें होते हैं अंडाशय यानी ओवरी। तो ओवरी में आपका होता है भ्रूणकोश, भ्रूणकोश के उत्तर एग, ये आपकी वर्तिका है। ठीक है ना, वर्तिका का काम आगे पढ़ेंगे। तो भैया ये वर्तिकाग्र है आपका, यहाँ वर्तिकाग्र तक लाने को क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। ठीक है ना। तो परागण में फिर आगे देखते हैं परागण के। यहाँ लिखा है इन्होंने कि परागण की प्राप्ति के लिए पुष्पी पादपों ने एक आश्चर्यजनक अनुकूलन व्यू विकसित किया है। मतलब ये कह रहे हैं कि जो फूल वाले आपके पौधे होते हैं, इन्होंने परागण हो जाए सही तरीके से, इसके लिए इन्होंने एक तरीका अपनाया है। मतलब अलग अलग ने अलग अलग तरीका अपनाए हैं। किसी ने जो है द्विलिंगी पुष्प बनाए हैं, किसी ने एक लिंगी पुष्प बनाए हैं, किसी ने जो है क्लिस्टोगैमी शो करी है। ठीक है ना। यहाँ लिखा गया है कि ये परागण को प्राप्त करने के लिए बाह्य कारकों का उपयोग करते हैं। बाह्य कारक यानी कि एजेंसीज जो होती हैं आपकी, उनकी बात हो रही है, जिन्हें आप पोलन एजेंसी कहते हैं। ठीक है, उनका प्रयोग करते हैं। जिस तरह कंपनीज आपके सामान पहुंचाने के लिए एजेंसी का प्रयोग करती हैं, तो इसी तरह यहाँ पर भी ये देखा गया है कि कुछ एजेंसीज होती हैं जो आपके परागकणों को पहुंचाने का काम करती हैं। आगे लिखा है परागण के प्रकार। तो परागण भैया क्या होता है, इसके प्रकार ये क्या है, ये हम यहाँ देखने वाले हैं। ठीक है। तो प्रकार में भैया दो प्रकार तो मेन है। देखिए, एक तो स्वयुग्मन। स्वयुग्मन मतलब एक ही फूल का परागकण उसी फूल के वर्तिकाग्र के ऊपर गिर जाए,
ये आपका स्वयुग्मन है, इसे ऑटोगैमी अंग्रेजी में कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका आपका क्या होता है, जीनोगैमी होता है, जो कि क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है, यानी पर परागण कहलाता है। पर परागण, जीनोगैमी, क्रॉस पॉलिनेशन, ये आपका एक ही शब्द है। तो दूसरा तरीका वो होता है। इसी के बीच में एक तीसरा तरीका इन्होंने बता रखा है जिसे आप जिटोनोगैमी कहते हैं, उसका बहुत सवाल आता है। चलिए तो पहले देखते हैं यहाँ पर ऑटोगैमी में क्या बताया है। यहाँ लिखा है एक ही पुष्प में पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पराग कणों का स्थानांतर है। ये क्या है, एक ही पुष्प में। तो बिल्कुल खास बात यहाँ से क्या निकल करके आई है कि पुष्प जो भी होगा वो आपका कैसा होगा, द्विलिंगी होगा, बाइसेक्सुअल होगा। द्विलिंगी पुष्प में ही ऐसा संभव होगा कि भैया उस पुष्प के परागकण निकल करके आपके उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिर जाएं। आगे लिखा इस प्रकार का परागण उसी पुष्प के अंदर होता है। एक सामान्य पुष्प में जहां परागकोश एवं वर्तिकाग्र खुलता एवं अनावृत होता है। ये कह रहे हैं कि भैया जहां पर आपका फूल खिलता हो, तो भैया दो प्रकार के फूल होते हैं, एक तो खिलने वाले और एक बंद रहते हैं। जो खिलने वाले फूल जो होते हैं भैया उनको कहते हैं ये उन्मील परागकणी पुष्प, और जो नहीं खिलते वे आपके अनुमील्य परागकणी पुष्प, यानी कि अंग्रेजी में कहते हैं चेस्मोगैमस। क्या कहते हैं भैया, चेस्मोगैमस। ये आपके क्या है भाई, क्लिस्टोगैमस। ये आपको अंग्रेजी में जरूर पता होना चाहिए, ठीक है ना। कई बार ये इंग्लिश के वर्ड सीधे सीधे रख देते हैं और लिखते हैं पेपर में कि हिंदी को ही मान्य किया जाएगा, तो ये ध्यान रखना। क्लिस्टोगैमी, चेस्मोगैमी, दो तरह के पुष्प हैं जो खुलते हैं। जो खुलेगा, जो खुलता है, उसमें ये बता रहे हैं कि भाई जरूरी नहीं है हमेशा ही आपका ऑटोगैमी हो, स्वपरागण हो। क्यों, क्योंकि वो तो खुला हुआ है, तो उसके वर्तिकाग्र पर आकर के कहीं से भी कुछ भी गिर सकता है, ठीक है ना। लेकिन जो आपके ये वाले हैं अनुन्मील्य वाले, यानी कि जो क्लिस्टोगैमी शो करते हैं, मतलब जो आपके बंद रहते हैं, जो पुष्प आपके बंद रहते हैं, बंद अवस्था में ही उनमें क्या होता है, अंदर ही उनका परागकण निकल जाते हैं, अंदर ही वर्तिकाग्र के ऊपर उनके गिर जाते हैं। तो वहाँ तो ये सिद्ध हो जाता है कि जरूर ही आपका स्वयुग्मन होगा, क्योंकि वो आपके बंद हैं। तो वो परागण होने के बाद खिलते हैं, पहले परागण हो फिर उसके बाद वो खिलेंगे। तो वहाँ तो बिल्कुल सिद्ध है कि भैया आपका परागण जो है वो स्वपरागण ही होगा। लेकिन जो बेचारे खुलने वाले होते हैं उनमें थोड़ी दिक्कत रहती है यार, वो खुल जाते हैं और खुलने में मान लो वहाँ चांस फैक्टर होता है कि उसका ही गिरेगा या फिर किसी और का आएगा, ठीक है। उस पर हम आगे चल के बात करने वाले हैं। यहाँ लिखा गया है कि वहाँ पूर्ण स्वयुग्मन अपेक्षाकृत दुर्लभ होता है। देखो ये इतना अच्छा स्टेटमेंट है, आपके पेपर यहीं से पूछता है नीट का ना, ये वाला। वहाँ पूर्ण स्वयुग्मन दुर्लभ होता है, मतलब कि भाई जरूरी नहीं है कि वहाँ स्वयुग्मन होगा ही होगा। आगे लिखा है इस प्रकार के पुष्पों में स्वयुग्मन के लिए पराग एवं वर्तिकाग्र की विमुक्ति के लिए क्रमशः समाकालिता की आवश्यकता होती है। तो भैया ये इतना अच्छा वर्ड है, पहला शब्द जो काम के आपके यहाँ आया है, इसका मतलब है समकालिता का अंग्रेजी में कहते हैं होमोगैमी। क्या कहते हैं भाई, होमोगैमी। तो होमोगैमी क्या होती है, होमोगैमी का मतलब होता है कि आपके जिस समय एंथर फटे उसके अंदर से परागकण निकले, उसी समय आपका जो वर्तिकाग्र है उसकी रिसेप्टिविटी यानी ग्रहण करने की क्षमता, उसी समय वो उसको ग्रहण करने लायक हुआ हो, यानी उसके अंदर ओवरी के अंदर एग बन गया हो, ठीक है ना। तो दोनों में आपका क्या होना चाहिए, सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जैसे ही परागण हो वैसे ही आपका वर्तिकाग्र भी इस लायक हो जाए कि वो उसको ग्रहण कर ले, ठीक है ना। अगर ऐसा नहीं होगा, होमोगैमी नहीं होगी, तो दिक्कत ये होगी, फिर बाद में क्रॉस पोलिनेशन होगा, परपरागण होगा। अगर इसमें समान समय नहीं रहेगा, टाइम की दिक्कत होगी, इनके आपस की टाइमिंग खराब होगी, तो ठीक है ना। फिर लिखा इसके साथ ही परागकोश एवं वर्तिकाग्र को एक दूसरे के पास अवस्थित होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या लगा दी है कि भैया अगर आप चाहते हो कि स्वपरागण हो तो भाई वो उसके बिल्कुल एकदम बराबर में हो, पास हो, दूर दूर ना हो। ऐसा ना हो कि जैसे मेज में आप देखते हो मक्का में या किसी और में कि भाई वर्तिका जो है बहुत लंबी वर्तिका है और वो बहुत लंबी वर्तिका का वर्तिकाग्र पता नहीं कहाँ बहुत दूर है, तो उस पर जाकर के कैसे गिरेंगे फिर वो, तो ये तो संभव ही नहीं हो पाएगा ना। तो ये कह रहे कि वो दोनों पास पास होने चाहिए, तब होगा ऐसा लिखा है, ताकि स्वपरागण संपन्न हो सके। तो ये तो कंडीशंस लिखी है यहाँ पे दो। आगे लिखा है इन्होंने कुछ पौधे कुछ पादप आपके ऐसे होते हैं जिनमें कि जैसे कि पादपों के नाम लिखे हैं, जरूर 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 1000% आप इनके एग्जाम्पल बिल्कुल नहीं भूलोगे।
वायला कॉमन पेंसी कहते हैं, ऑक्जेलिस खट्टी बूटी, कॉमलिना कनकोवा। ये नाम आपको याद होने चाहिए, आप इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है। 3 पौधों के नाम बताए हैं। तीनों पौधों की खास बात यह है कि इनमें 2 तरह के पुष्प मिलते हैं। तीनों पौधों में आपके 2 तरह के पुष्प मिलते हैं। एक तरह के पुष्प तो भाई वो होते हैं जो आपके ये क्लिस्टोगैमी टाइप के शो करते हैं, मतलब जो बंद रहते हैं। एक तरह के आपके ये होते हैं जो कि चस्मोगैमी शो करते हैं, जो खिल जाते हैं, खिलने वाले पुष्प होते हैं। तो दोनों तरह के पुष्प इनमें पाए जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ लिखा है कि ये उन्मील परागकणी यानी कि चेस्मोगैमस अन्य प्रजाति के पुष्पों के समान ही होते हैं, जिसके परागकोश एवं वर्तिकाग्र अनावर्त होते हैं, तथा अनून्मीलीय यानी कि क्लिस्टोगैमस परागकणी पुष्प कभी भी अनावर्त नहीं होते। तो ये सवाल यहाँ इतना अच्छा लिखा गया है कि भाई आपके जो क्लिस्टोगैमस फूल होते हैं वो खुलते नहीं हैं। जब वो कभी नहीं खुलते हैं और वो द्विलिंगी साथ में हैं, ये बात ध्यान रखना, बाइसेक्सुअल हैं, द्विलिंगी हैं, ठीक है ना। तो द्विलिंगी हैं और साथ ही साथ वो खुलते नहीं हैं, तो भैया उनके पॉलन ग्रेन, उनके परागकण उनके ऊपर ही गिरेंगे, ये सिद्ध है। उनके परागकण उनके ऊपर गिरेंगे ना, तो भैया जरूर एक बात ध्यान रखना, कुछ और होना हो वहाँ फर्टिलाइजेशन निषेचन होकर रहेगा, सिद्ध हो जाएगा, जरूर होगा। जो खिलने वाले में तो 100 परागण होना टेंशन की बात है भी थोड़ी, उनमें कोई टेंशन की बात है नहीं, ठीक है। तो ये थोड़ा देखने की बात है। यहाँ लिखा है इस प्रकार के पुष्पों में परागकोश एवं वर्तिकाग्र एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक स्थित होते हैं। जब पुष्प कलिका में परागकोश फटते हैं, तो ध्यान रखना कब फटते हैं, कलिका में ही, जब वो कली होता है तभी फट जाते हैं। तब परागकण वर्तिकाग्र के संपर्क में आकर परागण को प्रभावित करते हैं। अतः अनुन्मीलीय परागकणी पुष्प सदैव सयुग्मक होते हैं। ये आपसे पेपर में बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है कि भैया बताइए क्यों ऐसा होता है कि जो आपके अनुन्मीलीय पुष्प होते हैं उनमें हमेशा ही बीज बनने की संभावना अत्यधिक होती है। तो भाई बीज उनमें बनेगा ही, सीड बन के रहेगा, क्योंकि उनमें फर्टिलाइजेशन निषेचन होकर के रहेगा। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। यहाँ से कुछ सवाल आपके ज़रूर आ जाते हैं, तो बहुत ध्यान से पढ़ना होता है इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ लिखा है उन्मील परागणी पुष्प सुनिश्चित रूप से यहाँ तक कि परागण की अनुपस्थित में बीज पैदा करते हैं, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं कि इनमें परागण होना हो पर ये बीज पैदा करते हैं। तो यार ये जब बंद ही होते हैं तो इनमें बीज पैदा होंगे ही होंगे, ज़रूर है ना, क्योंकि भाई अंदर ही बंद है, अंदर ही खिलेगा, अंदर ही कली था, जब वो कलिका में ही था तभी उसमें वो हो गया था परागण सॉरी, तो फिर उसमें निश्चित हो जाएगा बीज बनेगा ही। क्या आप सोचते हैं कि अनुमीलीय पौधों को इससे फायदे हैं? तो भाई देखो फायदा तो ये है कि बीज बन जा रहा है, लेकिन नुकसान जो है वो ये है कि इनमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इसका मतलब आप ऐसा समझिए लगातार जो है वो सेल्फिंग एक ही तरह के जीन जो है वो क्रॉस होते रहेंगे और फिर सारा कुछ जो है हाइब्रिड बनने की संभावना बंद हो जाएगी, वेरिएशंस नहीं आएंगे, परिवर्तन नहीं होगा, चेंज नहीं आएगा, तो वे वातावरणीय दशाओं में रहने लायक नहीं रहेंगे और धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। ये इसकी नुकसान लगता है, ठीक है। आगे लिखा है सजात पुष्पी परागण। तो भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सजात पुष्पी, बहुत सवाल इससे आते हैं। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है जीटोनोगैमी। शब्द आप ध्यान रखें, इस तरह के सवाल आते हैं। जीटोनोगैमी कहते हैं इसको, सजात पुष्पी परागण को। तो इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है, मान लीजिए ध्यान से सुनिएगा, मान लीजिए ये आपका एक प्लांट है, ठीक है। तो इस प्लांट के ऊपर ये आपका एक पुष्प है जो कि द्विलिंगी है। ध्यान से, B4 मतलब बाइसेक्सुअल, मतलब द्विलिंगी, ये भी बाइसेक्सुअल है। मटर का पौधा है या किसी और का मान लीजिए इसको, ठीक है, जो बाइसेक्सुअल है। तो भैया इसमें ये हो सकता है, देखिए ऊपर वाले के अगर परागकण निकलेंगे तो जरूरी नहीं है कि वो ऊपर वाले के ऊपर ही गिरें, ऐसा ज़रूरी तो नहीं है, नीचे भी आ सकते हैं, ठीक है, यहाँ भी आ सकते हैं। तो अगर आपका परागकण एक ही प्लांट पर, एक ही पौधे पर एक पुष्प से दूसरे पुष्प जाए, एक ही पौधे पर एक पुष्प से दूसरे पुष्प जाए, तो भाई वहाँ क्या कहते हैं? सजात पुष्पी परागण, जीटोनोगैमी इसे कहते हैं। एक बात है। दूसरी बात है, यदि आपका पौधा उभयलिंगाश्रयी है, उभयलिंगाश्रयी का मतलब होता है मोनोइसियस, ये है उभयलिंगाश्रयी। उभयलिंगाश्रयी मतलब ये एक पौधा है, इसके ऊपर मेल फ्लावर है, मतलब नर पुष्प है अलग से,
और ये नीचे फीमेल फ्लावर है, मादा पुष्प है अलग से। ध्यान से देखना, पुष्प एक लिंगी है, पुष्प एक लिंगी है, मेल और फीमेल अलग अलग हैं, जबकि आपका पौधा एक ही है। ये मक्का का पौधा है, मान लीजिए मक्का है ये, ठीक है जी, ये मेज का प्लांट है ये। तो भाई इसमें ऊपर से मेल वाले के जो आपके परागण होंगे, पोलन ग्रेन जो होंगे, वो ऊपर से नीचे नहीं आ सकते क्या? आ सकते हैं भाई, ऊपर से नीचे आ सकते हैं। तो मोनोइशियस जो आपका उभयलिंगेश्वरी जो आपके पौधे होते हैं, उनमें आपका ये वाला सजात पुष्पी परागण होना संभव है, जबकि इनमें स्वयुग्मन नहीं हो सकता, क्योंकि नर है, पौधा आपका जो पुष्प है वो एक लिंगी है, तो इसमें आपका ऑटोगैमी नहीं हो सकता है। इसमें आपका केवल क्या होता है, जिटोनोगैमी होगा, या फिर आपका कहीं और से किसी का आ जाए तो क्रॉस पॉलिनेशन तो संभव है ही, वो तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो अलग बात है, ठीक है। एक दूसरी बात इसमें आप ध्यान रखना, जेनेटिकली अगर आप जीन रूप में से बात करें, जीन के अकॉर्डिंग, तो इसका एक जो प्लांट है, एक जो पौधा है, इसमें भैया देखो, इसमें भी वही जीन्स होंगे, यहाँ भी वही जीन होंगे, एक पौधे में एक ही तो जीन होंगे ना। तो अगर आप इसे जीन जेनेटिक तरीके से देखोगे तो ये आपका स्वयुग्मन ही है, स्वपरागण ही है। लेकिन अगर आप इसे इकोलॉजिकली देखोगे तो ये क्रॉस पॉलिनेशन है। तो कभी अगर ऐसा सवाल आपको पूछा गया कि इकोलॉजिकली इसे कैसे क्या कहते हैं, इकोलॉजिकली ये आपका क्रॉस पॉलिनेशन है। क्रॉस का मतलब होता है क्या, पर परागण है, पर परागण। इकोलॉजिकली ये क्या है, पर परागण है। आप एनसीईआरटी पढ़िएगा, यहीं लिख लीजिएगा, जो लिखना होगा यही है किताब, यही ले जाएगी सिलेक्शन की तरफ, बाकी रह जाएंगे ऐसे नोट्स पढ़ते हुए। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना। नोट्स वोट पढ़ने से कुछ नहीं होता, इसी से होता है जो होता है, इस बात को दिमाग में बैठा लेना, यही लेके जाएगी। जो इंग्लिश मीडियम के छात्र होते हैं ना, वो सिलेक्शन क्यों पाते हैं, क्योंकि उनके पास ये है, ये माँ है, समझ रहे हो, ये मदर बुक है, इसी से आएगा पेपर। और आप हिंदी मीडियम के छात्र पढ़ते हो, रमेश गुप्ता कुछ और किताब पढ़ते रहते हो, नोट्स पढ़ते रहते हो, कॉपियाँ बनाते हो, बेवकूफ़ हो आप, ठीक है ना। तो ये पढ़िएगा, इकोलॉजिकली क्रॉस परागण पर परागण कहते हैं इसको, ठीक है। इकोलॉजिकली, जेनेटिकली पूछे तो स्वपरागण है, क्योंकि जो प्लांट है वो तो एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पर पढ़ते हैं क्या लिखा है। लिखा है, एक ही पादप के एक पुष्प के पराग कणों का, ध्यान से पढ़ना, एक ही पादप के एक पुष्प के पराग कणों का दूसरे पुष्पों के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण जो होता है वो आपका ये कहलाता है। इसमें खास वर्ड जो है बस ये है, एक ही पादप, बस। आगे लिखा है, यद्यपि सजात पुष्पी परागण क्रियात्मक रूप से परपरागण है, जिसमें एक कारक सम्मिलित है। तो कारक सम्मिलित है तभी ना इसको बोले इकोलॉजिकली, कोई कारक है, हवा है, पानी है, कुछ भी है, तो ये इकोलॉजिकली इसलिए परपरागण है। सजात पुष्पी परागण लगभग स्वयुग्मन जैसा ही होता है, क्योंकि इसमें परागण उसी पादप से आते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे लिखा है, पर्णनिषेचन परपरागण जीनोगैमी अंग्रेजी में इसे कहा जाता है। भैया ये शब्द जरूर पता हो आपको, इंग्लिश वाला, बाकी कुछ पता ना हो। जीनोगैमी इसे कहते हैं, या क्रॉस पॉलिनेशन इसे कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों बातें ध्यान रखेंगे। देखो, क्रॉस पॉलिनेशन आगे इन्होंने जाकर के बताया कि क्रॉस पॉलिनेशन की संभावनाएं कब कब होती हैं, कब कब आपका क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है। इससे पहले आप एक चीज़ मैं डिवाइड कराता हूँ, आपको बता देता हूँ। स्वयुग्मन कब संभव है, जरूर पता हो। स्वयुग्मन आपका तब संभव होता है यदि क्या होना चाहिए, या तो क्लिस्टोगैमी हो, या समकालिता होमोगैमी हो, और या फिर आपका किसी कलिका में, आपका कोई कली है, जैसे आपका गेहूं में समझ लीजिए, गेहूं में, चावल में, वहाँ बड पॉलिनेशन होता है। यहाँ हम लिख देते हैं ये बात, अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी इसकी। गेहूं और चावल, तो गेहूं और चावल में आपका बड पॉलिनेशन होता है। बड पॉलिनेशन का मतलब होता है जब वो कलिका में होते हैं ना, खिलते तो वो है नहीं, तभी हो जाता है। तो वहाँ हमेशा स्वयुग्मन होने की संभावना रहती है, ये ध्यान रखना आपका, ठीक है। जब आपकी होमोगैमी, अगर मान लो आपका कोई पुष्प जो है वो बाइसेक्सुअल है, तो उसमें होमोगैमी होनी चाहिए। होमोगैमी क्या मतलब, वही जो हम बताए थे, सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए, यानी कि तभी तभी परागकण आए हों और तभी तभी आया हो एग, तभी तभी आपका जो स्टिग्मा है, वर्तिकाग्र है, उसकी रिसेप्टिविटी बढ़ गई हो, मतलब वो ले सकता हो उसको, वो जरूर होना चाहिए। तब आपका ऐसे पौधों में क्या हो सकता है, स्वयुग्मन हो सकता है, स्वपरागण हो सकता है। तो ये कंडीशंस होती हैं कुछ स्वपरागण की, ध्यान रखना। यहाँ नीचे बताया गया पर्णनिषेचन परपरागण, लिखा है कि इसमें भिन्न पादपों के पराग कोश से भिन्न पादपों के वर्तिकाग्र तक परागकणों का स्थानांतरण होता है।
भिन्न पादपों के परागकोश से भिन्न पादपों के वर्तिकाग्र तक, ध्यान रखना है शब्द। मात्र यही केवल एक प्रकार का परागण है, इसमें परागण के समय अनुवांशिक भिन्न प्रकार के परागकणों का आगमन होता है। तो बिल्कुल सही है, जेनेटिकली मतलब अनुवांशिक तरीके से इसमें अलग ही आएंगे, दूर से आएंगे, दूसरे के आएंगे। आगे लिखा है, इसके बारे में बताया, आगे चल के पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है कि परागण के अभिकर्मक या कारक कौन कौन से कारक होते हैं परागण के, इस पर बहुत ज़्यादा अच्छे से इन्होंने बात कर रखी है। टाइप्स ऑफ मतलब इन्होंने यहाँ जो हवा से होने वाला परागण बता रखा है, जल से होने वाला बता रखा है। आगे जाकर के थोड़ा बहुत नाम जो है इन्होंने इंसेक्ट के भी ले रखे हैं कि इससे भी परागण होता है, इससे भी परागण होता है। तो वो हम पढ़ेंगे अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना रखेंगे, इसको आप लगातार रिवाइज करते रहिएगा। अब वीडियो बंद नहीं होगी, इस बात की गारंटी है। कुछ ही हो जाए, धरती पड़ जाए, आसमान फट जाए, बारिश आए, आंधी आए, कोरोना तो है ही, वो तो होगा ही, ठीक है ना। तो हम हैं, अब घर पड़ गई हैं छुट्टियाँ, अब तुम्हारे लिए काम किया जाएगा, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, कर देना सपोर्ट भाई को, थैंक यू। और हाँ, सब्सक्राइब कर देना यार, है ना।